वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आफ्टर ऑल टाइम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेखागणित का थर्ड पार्ट और अपनी रेखागणित की तीसरी क्लास। इसमें आज हम आपको समझाएंगे त्रिभुज और त्रिभुज के प्रकारों के बारे में। तो त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज को बहुत सिंपल है। त्रिभुज में क्या होता है? त्रिभुज मतलब इसके नाम में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। त्रिभुज, ठीक है। त्रि मतलब तीन और भुज मतलब भुजाएं, यानी कि जिसमें तीन साइडें होंगी उसको क्या बोलेंगे? त्रिभुज। तीन रेखाखंड हो, तीन त्रिभुज, तीन भुजाओं से मिल परिबद्ध, या परिबद्ध मीन्स मतलब क्लोज्ड जो आकृति होती है उसको हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। या मैंने परिभाषा लिखी है कि तीन भुजाओं या रेखाखंडों से परिबद्ध क्षेत्र की आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज। अब इसमें क्या होता है त्रिभुज में कुछ इसकी पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। भुजाएं, इसमें तीन भुजाएं होती हैं और इनसे बंद होगा। त्रिभुज कहीं से भी खुला हुआ नहीं हो सकता है। त्रिभुज क्या होता है? क्लोज्ड ही होगा। तो क्या होता है कि इसमें तीन भुजाएं होंगी, ए बी बी सी और सी ए। अब इनका नाम दे दिया हमने, वैसे क्या तीन ही होगी। तो इसमें क्या है? बी एंगल के सामने की भुजा बी लिख देते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी, और ए एंगल के सामने की भुजा को स्मॉल ए, और सी एंगल के सामने की भुजा स्मॉल सी। तो त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन ही शीर्ष होते हैं। शीर्ष क्या होते हैं? कोने। ज्योमेट्री की भाषा में कोना को हम क्या बोलते हैं? शीर्ष। तो इस प्रकार इसमें क्या है कि ए बी और सी, ए क्या हो जाएंगे? इसमें कोण हो जाएंगे, और यहाँ पे जो कोना है इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। तो ये वाली ए बी और ए सी और बी सी, ये क्या हो जाएंगी? ए हो जाएंगी इसकी भुजाएं त्रिभुज की। तो ये तो मैंने सिर्फ एक सैंपल डायग्राम बना रखा है सिर्फ। बाकी तो त्रिभुज तो कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज के प्रकारों की बात मांगी, इससे पहले हम थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अभी डीएलएड फोर्थ सेम में एक क्वेश्चन आया था, उसमें संख्याओं के मान केवल भुजाओं के मान दे रखे थे संख्याओं में। तो उसमें क्या दिया था कि ये पूछा था कि त्रिभुज होगा या नहीं होगा। त्रिभुज पॉसिबल होने के लिए क्या होता है कि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो। जैसे ए प्लस बी, ए और बी का योग इस तीसरी से, यानी कि दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होता कि दो भुजाओं का क्या योग तीसरी के बराबर नहीं होगा। अगर क्या होगा, दो भुजाओं का योग तीसरी के बराबर होगा तो त्रिभुज पॉसिबल ही नहीं होता। त्रिभुज बनना संभव ही नहीं होता है। वो संभव क्यों नहीं होता है? अगर जैसे मान लो कि इस भुजा का योग मतलब 8 है टोटल, और आपकी एक भुजा जो 5 दे रखी है, एक 3 है, ठीक। ये तो मैं मतलब समझा रहा हूँ सिर्फ। अब अगर ये 8 हो जाएगी तो आप मान लो कि जैसे ये वाली लाइन 8 है, यहाँ पे ठीक 8 है, तो इसमें क्या एक 5 हो जाएगा। ये 5 और 3 का हमने यहाँ से चाप लगा लिया, टोटल पूरी 8 है। ये वाली पूरी कितनी है? 8 है, पूरी 8। तो अगर हम यहाँ से चाप लेगा कि यहाँ से पटरी और प्रकार की सहायता से, और यहाँ से अगर हम चाप लगाना शुरू करेंगे तो क्या होगा? ऐसे करके चला जाएगा, ये चाप यहाँ आ जाएगा, ये वाला चाप इधर ऐसे लगेगा, और इससे इधर साइड से चाप लगाएंगे तो वो इधर से ऐसे निकल जाएगा, ऐसे करके। तो त्रिभुज पॉसिबल कहाँ होगा? ये ऐसे खुला हुआ आ जाएगा, यहाँ पे एक लाइन दी आ जाएगी, या एक वाली दी ऐसे करके बनेगा ये। तो त्रिभुज पॉसिबल ही नहीं होगा। तो इसमें क्या है? दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा ही होना चाहिए, तभी त्रिभुज बन सकता है। अब जैसे यहाँ पे अगर ये लाइन 8 थी, तो एक अगर 6 होती और दूसरी अगर 7 होती, 6 7 13, तो 8 से ज़्यादा तो एक त्रिभुज बन सकता था। लेकिन अभी इस कंडीशन में त्रिभुज नहीं बनेगा। अब इसके बाद हम करते हैं त्रिभुज के परिमाप की बात। तो ज्योमेट्री में मैं आपको चतुर्भुज हो, त्रिभुज हो, तो इनके जो परिमाप निकालते हैं। परिमाप क्या होता है? परिमाप जो होते हैं इनकी भुजाओं का योग होता है। जितनी भी इसमें भुजाएं दी होंगी किसी भी आकृति का, अगर परिमाप का सूत्र आपको नहीं याद है तो उसमें दी गई भुजाओं को बस टोटल कर दीजिए, और क्या होगा कि परिमाप निकल आएगा। तो इसके बाद इसका परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं का योग होता है। यानी कि जैसे हमने यहाँ पे ए बी सी लिखा है हमने इसमें, तो ये ए बी और सी थोड़ा सा ज्यादा कंसिस्टेंट लग रहा है, तो इसे परिभाषा को हम मिटा देते हैं। तो अब ये है हमारा यहाँ से, तो अब हमारे त्रिभुज, तो अब थोड़ा सीख लगा, जगह थोड़ी सी भरी हुई थी, लग रही थी बोर्ड पे। तो ए बी सी, और ए हमारी हो जाएगी ए कैपिटल स्मॉल ए और जे स्मॉल सी। तो ये मैंने इसलिए लिखा है कि कई जगह ऐसा होता है कि त्रिभुज में ए बी बी सी ए सी करके ना देकर क्या करते हैं, कभी कभी ए बी सी करके ऐसे करके लिखा जाता है। तो
तो क्या होता है कि ये एंगल बी है, ये वाला कोण बी, क्योंकि ये कोना जब बी है तो इसका कोण भी बी होगा। तो क्या होगा, इसके सामने की जो भुजा, ये वाली भुजा होगी है, इसको पूरा नाम कर देंगे स्मॉल बी। ये ए है, इसके सामने की स्मॉल ए, ये सी है, इसके सामने की स्मॉल सी। तो अब हमने इसकी बात कर ली, ये भी हो गया कि तीन भुजाओं का योग त्रिभुज की तीनों भुजाओं में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अब इसके बाद हम करते हैं क्षेत्रफल की बात। तो क्षेत्रफल के वैसे त्रिभुज, हर त्रिभुज के अलग अलग सूत्र होते हैं, लेकिन अगर सीधे सीधे त्रिभुज के क्षेत्रफल के अगर निकालने वाला है, तो अगर आपको आधार और ऊंचाई दे रखी हो सिर्फ, तो क्या करेंगे, तो इस क्षेत्रफल का सूत्र का प्रयोग करते हैं। क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। कब होगा, जब आपको आधार और ऊंचाई दे रखा होगा। सेकंड, इसमें अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आपको भुजाएं दे रखी होंगी, जैसे कोई एक आपको, अब विषमबाहु त्रिभुज में ही ज्यादातर समबाहु और समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज में ज्यादातर होता है कि उसमें क्या होता है कि भुजाएं जो होती हैं आपकी समद्विबाहु में तो दो भुजाएं आपकी सेम होगी, तीसरी भुजा अलग होगी, वो भी बताएंगे, त्रिभुज के प्रकार में बात करेंगे उसकी। और इसमें विषमबाहु में अलग अलग होती है, सभी कोई बराबर नहीं होती आपस में, तो उनमें ये वाला सूत्र अप्लाई करते हैं। तो जहां पर तीन भुजाएं दे रखी हो त्रिभुज की, तब हमें अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करते हैं हम कि ये पहले एस क्या होता है, अर्ध परिमाप, परिमाप नहीं अर्ध परिमाप, ये परिमाप है जी, इसी का आधा जो एस होता है वो क्या होता है, एस बराबर, ये परिमाप होता है a + b + c, यानी भुजाएं आपकी मैंने a b c लिखी है, तो ए वाला सूत्र, तो वैसे नहीं तो अगर मान दे रखो तो तीनों को टोटल करके लगा लेंगे। तो एस जो होता है इस परिमाप का, ये जो आपका त्रिभुज का परिमाप होता है, इसका आधा होता है, क्या होता है, अर्ध परिमाप, इसको लिखते हैं एस से। इसका सूत्र होता है s × s - a, s - b और s - c। और जब चतुर्भुज में होता है, चतुर्भुज में s - d और हो जाता है, एक और जुड़ जाता है उसमें जाके। तो यहाँ त्रिभुज में तीन ही भुजाएं होती तो तीन ही का रहेगा। क्लियर हुआ। अब हम इसमें आगे बात करेंगे त्रिभुज के प्रकारों की। तो त्रिभुज के दो प्रकार होते हैं, भुजाओं के आधार पे और कोणों के आधार पे, तो दोनों की बात करेंगे हम। चलिए समझते हैं त्रिभुज के प्रकारों के बारे में। त्रिभुज का जो प्रकार जो है, उनका क्लासिफिकेशन जो है दो प्रकार से करते हैं, उनका जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार से किया गया है। एक तो भुजाओं के आधार पे, दूसरा कोणों के आधार पे। तो भुजाओं के आधार पे भी आपके तीन टाइप होते हैं और कोणों के आधार पे भी आपके त्रिभुज के तीन टाइप होते हैं। तो पहला, इसमें जो पहले टाइप है जो आपका भुजाओं के आधार पे, वो समबाहु है, दूसरा आपका समद्विबाहु है और तीसरा विषमबाहु है। तो ये बनते कैसे नाम से, इसमें क्या है, इसका नाम से ही आप समझ जाएंगे इसमें क्या क्या होता है। सम माने बराबर, समद्विबाहु जिसमें दो बराबर होंगी, और विषमबाहु जिसमें कोई बाहु, तो बाहु मीन्स होता है भुजा। तो भुजाओं के आधार पे इनका जो, तो इसमें जैसे हम एक त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ पे सिंपली कोई भी त्रिभुज बना लेंगे ए बी और सी। तो इसमें क्या है कि इसके सामने एक भुजा ए हो जाएगी, इसके सामने की सी और इसके सामने बी। तो जो समबाहु त्रिभुज होता है, जो समबाहु, उसमें क्या होगा, उसमें तीनों भुजाएं बराबर होंगी। त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो इसके तीनों कोण भी बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये नियम है रेखागणित में, ये क्या कहते हैं, सर प्रमेय होती है इसमें कि प्रमेय ये मान किसी त्रिभुज में सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण ही समान होते हैं। जैसे मान लो अगर ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो इसके आमने सामने के ये वाले कोण, इसके सामने थोड़ा कोण जे है, इसके सामने का कोण ए है, तो ये कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो इसके बाद तो इसमें क्या होगा, समबाहु त्रिभुज में कोण भी सारे बराबर होते हैं। तो इसमें क्या है कि भुजाएं सब क्या होंगी, इसमें ए बी और सी क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगी। और इसमें जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 अंश का होता है। ये समबाहु त्रिभुज के लिए केवल एक त्रिभुज इसमें ऐसा है कि जिसमें कोण का मान निश्चित होता है। कौन से में? समबाहु त्रिभुज में। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 60 अंश होता है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के जो तीनों अंतःकोण होते हैं उनका मान कितना होता है, 180 अंश त्रिभुज के। तो इस हिसाब से ये बराबर है, तो 3 6 18, ठीक है, 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 60 अंश ही तो आएगा, ठीक है। 180 है, तीनों सेम है, तो यानी कि 3 तो 3 6 18, 60 अंश आ जाएगा। प्रत्येक कोण का मान, केवल एक त्रिभुज ऐसा है इसका मान निश्चित होता है कोण का। अब इसके बाद आते हैं समद्विबाहु में, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे समद्विबाहु त्रिभुज को समझते हैं। तो ये क्या होता है कि इसमें आपकी केवल दो भुजाएं बराबर होंगी, ए दो, चाहे कोई सी दो, ठीक है, कोई दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसको इसलिए बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। क्लियर हुआ? समद्विबाहु त्रिभुज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दो भुजाएं आपस में
बराबर होती हैं। तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी इनके, ये दोनों आपस में बराबर होती है। मान लो ये 5 है तो ये 5 हो सकती है, लेकिन ये नहीं होगी। 7 8 3 4 कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो 7 नहीं होगी, तो सॉरी 5 नहीं होगी, ठीक है। और इसके बाद इसमें आता है विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम माने क्या होता है, जो समाज में क्या होता है कि तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। विषम बाहु त्रिभुज को क्या होता है, इसकी पहचान ये है कि इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं। आकृति जो होती थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी सी भी होती है, कैसी भी हो सकती है, वो इस टाइप से भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। त्रिभुज कैसे हो सकता है, विषम बाहु त्रिभुज जो होते हैं उसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी। तो क्लियर, समबाहु त्रिभुज के लिए क्या होगा, अगर हम शॉर्टकट में अगर इसको मैं लिख के समझाऊंगा आपको तो क्या होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, a बराबर b बराबर c। इसमें a बराबर b हो सकता है, लेकिन c बराबर नहीं होगी। और a इसमें a b c यानी कि तीनों में से कोई भुजा आपस में बराबर a नहीं हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं कोणों के आधार पे। कोणों के आधार पे त्रिभुज के प्रकारों की। तो अभी तो ये भुजाओं के आधार पे हो गया, तो हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, इसको हम इरेज कर रहे हैं। तो इसी को समझाते हैं इसी में। तो इसमें सबसे कोणों के आधार पे सबसे पहला प्रकार, आपका सबसे पहला प्रकार क्या है, न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण क्या होता है, अभी वीडियो में देख लेना जाके, वहां पे प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, तो वहां पे देखेंगे। न्यून कोण क्या होता है, जिस कोण का मान 0 डिग्री से अधिक लेकिन 90 अंश से कम होता है, ठीक है। जिस कोण का मान 0 डिग्री से अधिक लेकिन 90 अंश से कम होता है, वो कोण क्या कहलाते हैं, वो न्यून कोण कहलाते हैं। तो इसके अंतर्गत जो त्रिभुज बनेगा, जिस त्रिभुज में जैसे कोई ट्रायंगल हमने बना लिया है, कोई भी त्रिभुज बनाएंगे, तो उसमें जो त्रिभुज के अंदर जो कोण होते हैं, उसमें कोणों का मान, उसमें जो कोण होंगे 3, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो है वो 90 अंश से कम होगा लेकिन 0 से अधिक होगा। तो ऐसे कोण, जैसे मान लो इसमें मान लो 75 अंश है, या एक इसका मान 30 अंश हो गया, सही है। तो इसमें त्रिभुज के जो भी कोण होंगे उनका तीनों का मान कितना होगा, न्यून कोण होगा। तो इसे क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। अब इसके नेक्स्ट इसमें आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के ऊपर तो ट्रिग्नोमेट्री है पूरी, और समकोण त्रिभुज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ में तो क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री और इसके अलावा आपका पाइथागोरस थ्योरम है, वो भी इसमें समकोण त्रिभुज पे ही होती है वो। तो ये समकोण त्रिभुज, इसके बारे में आप बहुत अच्छे समझें कि इसमें एक कोण क्या होता है, 90 अंश का। इसमें जैसे समबाहु त्रिभुज के लिए प्रत्येक कोण 60 का होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, केवल एक कोण 90 अंश का होगा, बाकी की पता नहीं कितने के होंगे, सही है। तो ये वाला कोण इसमें जो होता है, जो समकोण, जैसे ए बी सी इसको लिखेंगे अगर, तो इसमें जो दिया गया कोण ये वाला है, ये 90 अंश का होगा, निश्चित है। बाकी कोण कितने के भी हो सकते हैं, उनसे हमें मतलब नहीं रहता है। तो एक कोण 90 अंश का होना तय है इसमें। इसके बाद इसमें क्या होता है कि इस जो 90 अंश के सामने भुजा होती है, इसको बोलते हैं कर्ण, और इसमें नीचे जो होता है इसको आधार बोल देंगे, और इसको लंब। और ये लंब आधार जो है वो कोण के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। वो ट्रिग्नोमेट्री में 4 सेम में जब पढ़ाएंगे कभी, तो 4 सेम में आपको बताएंगे। 4 सेम की ट्रिग्नोमेट्री डीएलएड 4 सेम में तो है ही, और इसके अलावा मुझे ध्यान नहीं, मैंने तो 9th 10th में पढ़ी थी ये अपने, और अभी तो सिलेबस के हिसाब से मुझे पता नहीं है क्या है उसमें, लेकिन हाँ डीएलएड का मुझे पता है, डीएलएड में 4 सेम में ट्रिग्नोमेट्री है। तो वहाँ पे तो पूरा डिस्क्रिप्शन इसी के बारे में, सब इसी में चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का पूरा यही। तो इसमें जो 90 अंश के सामने ए निश्चित रहती है आपकी, केवल कर्ण आपका निश्चित रहना है। 90 अंश के सामने भुजा इसे बोलते हैं कर्ण, सही है। ये आधार और लंब जो होता है, जो कोण आप लेते हैं उसके हिसाब से वो चेंज होता रहता है। तो इसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण होगा उसे क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। और इसी में आपकी पाइथागोरस प्रमेय लगती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, सही है। ये आपकी होती है पाइथागोरस प्रमेय। इसी से और सूत्र बन जाएंगे, लंब और आधार निकालेंगे तो कर्ण इधर आ जाएगा, बाकी इसका मान निकालना होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे आधार का मान है तो आधार स्क्वायर इधर आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर उधर चला जाएगा, माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। तो बाकी जो इसके व्युत्पन्न सूत्र होते हैं, लेकिन मेन जो पाइथागोरस प्रमेय है वो यही होती है।
कर्ण किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कभी कभी इससे भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि केवल मान दिए रखे होते हैं और उसमें पूछ लेता है कि ये बताइए कि दी गई भुजाएं जो हैं वो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगी या नहीं बनाएंगी। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे देंगे 5, 7 और 12, इस प्रकार से 3 भुजाएं दे देंगे। तो इसमें पूछेगा कि ये दी गई भुजाएं एक समकोण त्रिभुज को बनाती हैं या नहीं बनाती। जिसमें क्या करेंगे, सीधे सीधे हम क्या करते हैं कि 5 का स्क्वायर कर लेंगे और 7 का स्क्वायर कर लेंगे बराबर 12 का स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ देखेंगे ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 49 और ये कितना हो जाएगा 144। इसको जोड़ेंगे 5 और 9, 5 और 9 14, 5 और 9 हो जाएगा 14। यहाँ से लगाए 2 और 4 6 कितना हो जाएगा 2 4 6 और 1 7 74, ये कितना है 44। यानी कि ये दी के ना इनका बराबर नहीं आ रहा। तो इसमें जो इसको सेटिस्फाई जब तक नहीं करेगी, मतलब इधर का टोटल इधर के टोटल यानी कि लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर का जो टोटल है वो कर्ण स्क्वायर के बराबर नहीं आएगा, तब तक दी गई जो भुजाएं हैं आपकी वो क्या है, वो समकोण त्रिभुज को नहीं बनाएंगी। तो इसके बाद अब हम इसमें समझते हैं तीसरा टाइप अधिक कोण त्रिभुज। ये क्या होता है? देखिए जो आपका कोण पे जो आपके ये कोण हो, ये आपकी लाइन होगी। सबसे मेन बात आप याद रखो कि त्रिभुज जो होता है उसके तीनों अंतः कोणों का मान 180 अंश ही होता है। अब आपकी ये लाइन जो होती है स्ट्रेट लाइन ये वाली, इसका मान भी 180 अंश ही होता है। जो सरल रेखा होती है उसका मान भी कितना होता है 180 अंश। अब 180 अंश तो यही हो गई, तो मान इससे ज्यादा तो जाना नहीं है। तो अधिक कोण, अब अभी समकोण तक तो पढ़ लिया। न्यून कोण क्या था, ये 90 अंश का कोण अगर मान लो ये इतना था, ये 90 अंश का कोण हो गया इतना। तो ये जो इतना 0 से यहाँ 0 डिग्री, इससे जो कम होगा वो क्या होगा न्यून कोण। केवल 90 अंश पे पूरा आ जाएगा वो ऐसे करके, वो आपका समकोण हो गया। अब जे वाली जो लाइन यहाँ से जे थी अब थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी और यानी त्रिभुज के किसी एक कोण का, सबका नहीं सिर्फ एक कोण का, त्रिभुज के किसी एक कोण का मान 180 अंश से कम और 90 से अधिक होगा तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसे त्रिभुज को अधिक कोण, जैसे इस टाइप से मान लो 120 हो जाएगा, ठीक। तो इसी को हम बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। नाम देना, नाम दे दो, उसमें कोई दिक्कत होना, नाम नहीं दोगे तो क्या उसका टाइप नहीं होगा। तो ये आपके हो गया अधिक कोण त्रिभुज। तो अब इसके टॉपिक ज़्यादा एंड हो गए फिलहाल। अगर इसके सूत्र वगैरह और इसमें आगे जो भी होगा हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे आपको। और रेखागणित की क्लास में कंटिन्यू करूँगा और थोड़ा बिजी रहने इस चक्कर में थोड़ा हो नहीं पा रहा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टर्म में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।